आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 10 है और चैप्टर 10 का ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। और जल्द ही और लगभग 2-3 चैप्टर होगा इसमें। 2-3 चैप्टर के बाद पेपर 1 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पेपर 2 हम लोग चालू करेंगे। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए जब पिछला वाला समझ लेंगे ना भाग 1 में और भाग 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो ये चैप्टर भी समझने में, ये आज के क्लास समझने में भी बहुत आसानी होगी। हल्का समझ लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा है। हम लोग सुंग कर्ण एवं सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो सुंग वंश के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था कि सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग था। इसका अंतिम शासक देवभूति था। और पुष्यमित्र सुंग का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र ने जो बाहरी से आक्रमण हो रहे थे, जो बाहरी आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, यवन शासक जो आक्रमण कर रहे थे, जैसे डेमेट्रियस था, मिनांडर था, ये सब आक्रमण थे। इन दोनों का आक्रमणों को किसने रोका था? अग्निमित्र ने रोका था, ध्यान रखिएगा। और उस पर जीत भी हासिल किया था। किसने? अग्निमित्र ने। तो यहाँ पर ये सुंग वंश के बारे में हम लोग समझ लिए थे। पुष्यमित्र सुंग इसका संस्थापक था और अंतिम शासक कौन था? देवभूति। पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र सुंग का जो पुरोहित थे कौन थे? पतंजलि थे। ये सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। उसके बाद इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति की हत्या किसने किया था? वासुदेव ने, इसी का मंत्री था, हत्या करके और नया वंश का नींव रखा जिसका नाम था कर्ण वंश। ध्यान रखिएगा। इस वंश में भी ज्यादा प्रतापी शासक नहीं हो पाए और इस वंश में कितने 4 शासक कुल हुए। और इस वंश का भी अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने, किसने हत्या कर दी? सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी और यहाँ से सतवाहन वंश की नींव रख दिया। यहाँ से किस वंश का नींव रख दिया? सतवाहन वंश का नींव रख दिया। अब थोड़ा सतवाहनों को समझ लेते हैं कि ये कितना कब से कब तक इनका शासन चल रहा है सतवाहन वंश में। देखिए सतवाहन वंश में बहुत ही प्रतापी शासक आएंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत प्रतापी शासक, और इनका जो शासन काल रहेगा बहुत दिनों तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शासन काल इसी वंश का है। पहले जितने भी वंश, आप हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, या कोई सा भी वंश, जैसे मौर्य वंश हो गया या नंद वंश हो गया या ये शुंग वंश, कर्ण वंश, कोई भी वंश के बारे में आप पढ़ रहे थे ना, सब वंशों से ज्यादा इनका शासन काल रहा है। लगभग 3 शताब्दी तक, 3 शताब्दी तक, 3 शताब्दी तक इनका शासन काल रहा है, ध्यान रखिएगा। 3 शताब्दी तक। अभी तक प्राचीन भारत में इनसे ज्यादा किसी और वंश ने शासन नहीं किया है, ध्यान रखिए, किसी और वंश ने शासन नहीं किया। देखिए देख लेते हैं इनका कितना वर्ष का शासन कर रहा है। 250 ईस्वी है तो 250 वर्षीय और 30 वर्षीय, कितना हो गया? 280 वर्ष, लगभग 280 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। तो 280 वर्ष लगभग 3 शताब्दी हो गया। और आप मौर्य वंश के बारे में कहेंगे, थोड़ा इससे पहले वाला वंश हम देख लेते हैं कि मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। सबसे पहला वंश जो था वो कौन सा था? थोड़ा एक बार रिविजन भी हो जाएगा। सबसे पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश। उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश। उसके बाद कौन सा? शुंग वंश के बाद तो अभी देख ही लिए कर्ण वंश। और कर्ण वंश के बाद कौन सा? सातवाहन वंश। देखिए तो इतना जो वंश था, इतने वंशों के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ना। मगध यहाँ से चालू किया था हम लोग, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या कर्ण वंश, इन सब के बारे में आप कहेंगे कि मौर्य वंश का सबसे ज्यादा, आपको ये दिमाग में लग रहा होगा कि नहीं इनसे ज्यादा हमें लग रहा है कि मौर्य वंश के शासकों ने शासन किया। नहीं, मौर्य वंश का शासन काल कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 180 ईसा पूर्व तक था। इतना ही था, 322 से 180 ईसा पूर्व तक, या कहीं कहीं आपको 185 मिलेगा, कहीं कहीं क्या मिलेगा? 185 ईसा पूर्व मिलेगा। 185 ईसा पूर्व तक था, तो इनसे कम ही था। इनसे क्या था? कम ही था। ये सबसे ज्यादा सतवाहनों ने शासन किया, ध्यान रखिएगा। 3 शताब्दियों तक सतवाहनों ने शासन किया। अब एक और बात आपको समझना है, सतवाहनों के समय राजधानी, इन लोगों ने राजधानी अपना कहाँ रखा था? मगध की राजधानी कहाँ थी?
हर्यक वंश ने राजधानी, हर्यक वंश के समय राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। राजगिरी से फिर राजधानी कहाँ आया? आया पाटलिपुत्र आया। पाटलिपुत्र से फिर राजधानी कहाँ गया? वैशाली। ये इनके शिशुनाग वंश के शासनकाल में वैशाली, वैशाली से फिर और शिशुनाग वंश के शासनकाल में वापस आ गया कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। फिर नंद वंश के समय, मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र ही रहा। शुंग वंश में क्या हुआ? पाटलिपुत्र भी राजधानी हो गया। शुंग वंश का जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने क्या किया? पाटलिपुत्र भी राजधानी रखा और साथ में विदिशा भी राजधानी रखा। मतलब देखिए राजधानी कितना परिवर्तित हो रहा है। विदिशा राजधानी रखा, इसके समय भी वही रहा। फिर ये सतवाहनों ने अपना राजधानी ही बदल दिया। राजधानी कहां पर लेकर आ गए? इनकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, इनकी राजधानी, राजधानी इनकी जो राजधानी थी, ये प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान या पैठान, पैठान अपनी राजधानी लेकर चले। अब कहेंगे पैठान या प्रतिष्ठान कहाँ है? देखिए इन सतवाहनों का एक नाम और भी मिलेगा आपको, आंध्र सतवाहन। कौन सा मिलेगा? आंध्र सतवाहन। ध्यान रखिएगा, इन सतवाहनों की एक और नाम मिलेगा, आंध्र सतवाहन, आपको कहीं कहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे इनको आंध्र सतवाहन क्यों कहते हैं? आंध्र सतवाहन, आंध्र, आंध्र सतवाहन कहते हैं। आंध्र सतवाहन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनका मुख्य जो था एरिया, ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की तरफ था। ध्यान रखें, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। जैसे यहाँ पर अगर हम एक मैप बनाए, यहाँ पर एक मैप बनाए, यहाँ पर एक मान लीजिए मैप बना दिए, तो जो देखिए यहाँ शुरू इधर से मगध जो शुरू हुआ था, यहाँ इस क्षेत्र से शुरू हुआ था। मगध शुरू होते होते यहाँ पर देखिए फिर विदिशा राजधानी हुआ, इधर विदिशा की तरफ राजधानी हुआ। फिर ये यहाँ पर विदिशा से फिर यहाँ पर ये सब विदिशा की तरफ राजधानी हुआ। फिर ये लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में, यहाँ पर महाराष्ट्र और इधर आंध्रा वाला, आंध्रा और महाराष्ट्र दोनों के क्षेत्र में, आंध्रा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसका शासनकाल स्थापित हुआ? सतवाहनों का। और इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान रखा। ये करीब था महाराष्ट्र और आंध्रा का जो बॉर्डर था ना, उसी के नजदीक में था। दोनों का बॉर्डर का जो नजदीक था वही प्रतिष्ठान या पैठान उस जगह का नाम था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। देखिए राजधानी कैसे परिवर्तित हो रहा है। हर्यक वंश के समय शासन, ये राजधानी कहाँ था? राजगिरी। फिर पाटलिपुत्र आया, फिर पाटलिपुत्र से राजधानी गया वैशाली, वैशाली से फिर राजधानी आया फिर पाटलिपुत्र। फिर पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ पर फिर चला आया? ये शुंग वंश के समय पाटलिपुत्र से राजधानी फिर कहाँ चला आया? विदिशा। चला नहीं आया, दो राजधानी बना लिया ये लोग, तो मान सकते हैं ना कि विदिशा राजधानी आया। राजधानी तो उस समय दो था। फिर उसके बाद इन लोगों के समय यही रहा। फिर सतवाहनों ने कहाँ पर अपना राजधानी बना लिया? प्रतिष्ठान। लो पाटलिपुत्र से पूरी तरह से ये लोग क्या हुए? हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि शासन का इन लोग इधर की तरफ था। तो पाटलिपुत्र राजधानी कैसे? पाटलिपुत्र जब आप में आएगा ही नहीं, तो पाटलिपुत्र को राजधानी कैसे रखेंगे? तो यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात सबसे ज्यादा देखिए, ये इतिहास कहा जाता है ना कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है, इतिहास पढ़ना चाहिए। जो प्राचीन काल में भी राजा सबसे ज्यादा जो परेशान होते थे, किससे परेशान होते थे? अपने पड़ोसी से। किससे? अपने पड़ोसी से। लोग भी सबसे ज्यादा परेशान किससे रहते हैं? अपने पड़ोसी से। अब ये नहीं कि मान लीजिए कोई एक आदमी है, ये आदमी है एक, अब ऐसा बात नहीं है, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है और ये भी एक है, इसका पड़ोसी ये है, ठीक है, तो ये इससे परेशान है। ये मत समझिए कि ये इससे नहीं परेशान है, ये भी इससे परेशान है। पड़ोसी एक दूसरे का हरकतों से परेशान रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा थोड़े है कि कोई आदमी बढ़िया है और उसका पड़ोसी खराब मिल जाएगा। ऐसा कभी कभी होता है कि आप अच्छे हैं, आपका पड़ोसी खराब मिल गया। ऐसा भी होता है कि पड़ोसी भी खराब है और आप भी खराब हैं, दोनों लोग खराब होते हैं। तो यहाँ पर ये मत समझिए कि सिर्फ पड़ोसी ही खराब है, हम तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, दोनों लोग खराब होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि नहीं, पड़ोसी सचमुच खराब होते हैं। तो यहाँ पर राजा भी सबसे ज्यादा अपने पड़ोसियों से, ये लोग तो सबसे ज्यादा परेशान थे। कौन? सतवाहन, आंध्र सतवाहन सबसे ज्यादा परेशान थे अपने पड़ोसी से। अब कहेंगे इनके पड़ोसी कौन थे? देखिए हम लोग आगे अगले चैप्टर जो पढ़ेंगे शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये शक शासक कौन थे? मध्य एशिया से आए हुए थे। अब मध्य एशिया से, इसी क्षेत्र से आए हुए थे, इसी क्षेत्र से। आप हमेशा देखेंगे कि जब भी आक्रमण होगा, कुछ भी होगा, इसी वाला क्षेत्र से होगा। ध्यान रखिएगा, इसी वाला क्षेत्र से क्या होता है? लड़ाई अभी भी देखिए ना, एक बात समझिए ना, ये पाकिस्तान है ना, तो अभी भी सबसे ज्यादा हिंसक झड़प कहां पर होता है? कौन कौन से बॉर्डर पर? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। भारत का इधर वाला सीमा पर ज्यादा नहीं हिंसक झड़प होता है, या इधर वाला पर कभी होता है? नहीं होता है। या यहाँ पर ये बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश वाले पर होता है कभी हिंसक झड़प? ज्यादा नहीं होता है। ये चाइना वाला में कभी कभी हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लड़ाई होता है कहां पर होता है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये आज ही से नहीं हो रहा है, ये देखिए प्राचीन समय से भी जब भी आक्रमणकारी एंट्री करते हैं, इधर से करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इधर से शक वंश की 5 गो शाखाएं, कितनी शाखाएं?
5 शाखाएं, 5 अलग अलग भागों में इधर से शासक जो थे 5 अलग अलग भागों में बंटकर और कहां पर एंट्री कर गए, भारत में एंट्री कर गए। और यहीं पर देखिए कुछ शासक तो होते थे कि यहाँ पर लूट उट कर चले जाते थे, और कुछ शासक जो होते थे यहाँ पर रहने की इरादा से आते थे, क्योंकि भारत बहुत अच्छा लग जाता था इनको। तो ये जो 5 गो आए थे शक वंश, जो आए थे 5 गो शक वंश की 5 शाखाएं आई थी, ये भारत में रहने की इरादा से आए थे। तो कुछ शासक तो इधर रह गए, कुछ इधर आ गए, कुछ इधर, कुछ गुजरात में हो गए, कुछ इधर मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में हो गए, कुछ मथुरा वाले क्षेत्र में हो गए। ये सारे जगहों पर 5 गो शाखाएं, कुछ इधर पाकिस्तान में ही रह गए। तो ये 5 गो शाखाएं आ गई इधर, और इनके चारों तरफ फैल गए, इसके चारों तरफ, किसके, आंध्र सतवाहन वंश का जो ये था क्षेत्र, इसके चारों तरफ फैल गए थे। इधर भी फैल गए थे कुछ, इधर, और इधर नहीं आए थे, इधर भी फैले थे। समझ लीजिए उत्तर की तरफ सबसे ज्यादा, और इधर पश्चिम की तरफ, उत्तर और पश्चिम की तरफ सबसे ज्यादा फैले हुए थे। इनके इनके एरिया जो था सतवाहनों के एरिया के उत्तर और पश्चिम में सबसे ज्यादा कौन थे, शक थे। कौन थे, शक वंश। और ये बार बार परेशान करते, एक शाखा इधर से कुछ लड़ाई वड़ाई कर देता था, तो ये वो इधर से लड़ाई था, वो इधर से लड़ाई। तो इसी से सबसे ज्यादा परेशान कौन रहते थे, आंध्र सतवाहन। आंध्र सतवाहन सबसे ज्यादा परेशान रहते थे। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन 5 को शाखाएं हैं, कैसे एंट्री हुआ, क्या हुआ, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये बार बार शक शासक क्या करते थे, इधर से लड़ाई करते रहते थे, ध्यान रखिएगा, और सबसे ज्यादा यही परेशान होते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। तो सिमुक शासक था, तो सिमुक उतना मतलब उतना ज्यादा ताकतवर या उतना ज्यादा योग्यता से भरपूर होता है ना, वो ऐसा शासक नहीं था। ये शुरू में इसने स्थापना तो कर दिया, लेकिन उतना मतलब ज्यादा योग्यता के साथ नहीं था। इसके जो सिमुक के सबसे सिमुक के बाद जो सतकर्णी प्रथम एक शासक था, जिसका नाम था सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम, इसी वंश का शासक, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी वंश का शासक सतकर्णी प्रथम। ये सतवाहन वंश का प्रथम योग्य, प्रतापी और साम्राज्य निर्माता साबित हुआ, ध्यान रखिएगा। इस वंश का सतकर्णी प्रथम, ये जो सतकर्णी वंश यहाँ पर लिख दिया ना, सतकर्णी प्रथम होगा, सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी प्रथम। इसके बाद ये शासक बना सतकर्णी प्रथम। इस वंश का पहला प्रतापी शासक था। क्या था, प्रतापी शासक, साम्राज्य निर्माता, साम्राज्य निर्माता, ध्यान रखिएगा, साम्राज्य निर्माता। इसके शासन काल में प्रतापी शासक था, साम्राज्य निर्माता था, और योग्य योद्धा भी था, ध्यान रखिएगा। योगी, यही प्रतापी शासक मतलब योग्य योद्धा समझ लीजिए, योग्य योद्धा भी था, अच्छा सेनापति भी था। ये सब कुछ गुण मौजूद थे किसमें, सतकर्णी प्रथम में। ये किसी से नहीं डरता था, ध्यान रखिएगा। ये प्रतापी शासक का मतलब ये पहला इस वंश का प्रतापी शासक था। ये किसी से डरने वरने वाला नहीं था। इसके शासन काल में इधर से कोई भी इधर उधर से आक्रमण नहीं करता भी था, तो बढ़िया से एकदम हार कर जाता था, ध्यान रखिएगा। इसके समय में, किसके, सतकर्णी प्रथम के समय में। इसकी पहली पत्नी का नाम, ध्यान रखिएगा। अब पहली पत्नी का नाम क्यों आता है, ये भी हम चर्चा कर रहे हैं आगे। प्रथम पत्नी का नाम नागनिका था, नागनिका, प्रथम पत्नी का नाम नागनिका था। ये भी जो ये पत्नी थी ना, ये भी इसी की तरह ये तो राजकुमारी थी, ध्यान रखिएगा। कोई भी देखिए, ये राजा था, जब शादी करेगा तो अधिकतर संभावना क्या होती है, कोई भी राजा किससे शादी करता है, कोई राजकुमारी से। बगल वाला कोई राजा हो गया, उसकी पुत्री हो गई राजकुमारी, उससे शादी कर लेगा। तो ये भी थी, क्या थी, नागनिका, ये भी राजकुमारी थी, और ये भी अच्छी तरह से युद्ध कौशल में माहिर थी, बढ़िया से युद्ध जानती थी, और दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता था इसका। दिमाग क्या चलता था इस नागनिका का, बहुत ज्यादा तेज चलता था। आपको पता है कि जिस तरह से राजा जो है, राजा के बातों का वैल्यू दिया जाता है, उस समय उस तरह से रानी के बातों को भी क्या दिया जाता था, पहले वैल्यू दिया जाता था। रानी ने एक बात कह दी कि ये ऐसा होगा, तो मतलब क्या करना है, करना ही है। तो ये देखिए, ये तो युद्ध लड़ता था कौन, सतकर्णी प्रथम। लेकिन बाकी कामों की जिम्मेवारी नागनिका देखती थी, ध्यान रखिए, क्या क्या और राज्य में करवाना है, कहाँ पर अभिलेख लिखवाना है, या राजा के बारे में। तो नागनिका ने देखा कि इतना ज्यादा प्रतापी शासक है, इसी का पति था ना, तो इतना ज्यादा प्रतापी शासक है, तो इनके बारे में राज्य में चर्चा होनी चाहिए, या आगे आने वाले जो लोग हैं, आगे आने वाले लोग हैं, इनके बारे में जाने। तो इसके लिए नागनिका ने क्या किया, नागनिका ने नाना घाट अभिलेख लिखवाया, जो कि महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, पुणे, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, घाट अभिलेख,
जो कि कहां पर, पुणे, दिखाई दे रहा है ना, पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, जो कि पुणे महाराष्ट्र में। अब ये नाना घाट अभिलेख में क्या लिखवाया, नागनिका ने क्या लिखवाया नाना घाट अभिलेख में, इसने लिखवाया कि ये सतवाहन वंश का जो शासक सतकर्णी प्रथम है बहुत ही योग्य है, बहुत ही योग्य शासक है, और आसपास के जो शासक है, मतलब आसपास के शासकों से बहुत ही योग्य, इसके तारीफ में बहुत कुछ लिखवाया गया। किसने लिखवाया, नागनिका ने। क्यों लिखवाया, क्योंकि एक तो इसकी पत्नी थी और ये योग्य भी था, तो इसको तो दूसरा तो कोई काम था नहीं, तो एकदम बढ़िया से इस अभिलेख को क्या किया, लिखवाया। इस अभिलेख को कहां पर ये अभिलेख है, पुणे महाराष्ट्र में, इसको नाना घाट अभिलेख कहते हैं। और किसने लिखवाया, नागनिका ने। ये भी योग्य थी, ध्यान रखिएगा, ये भी योग्य जो शासक के गुण होते हैं इसमें भी थे, योग्य योद्धा के गुण भी थे, तो निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़िया था, मतलब पति भी बहुत अच्छा, पत्नी भी क्या थी, ठीक ठाक, इसका भी दिमाग चलता था। तो इसने नाना घाट क्या किया, अभिलेख लिखवाया। और इसके बारे में सतकर्णी जो प्रथम था, इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसने क्या किया, इसने मालवा शैली के सिक्के भी चलवाए, मालवा शैली के गोल सिक्का, मालवा शैली का आपसे पूछा जाएगा, मालवा शैली दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है, मालवा शैली का गोल सिक्का, गोल सिक्का, गोल सिक्का भी इसने चलवाया था, मालवा शैली गोल सिक्का, उसमें श्री 7 लिखवाया था, श्री 7 लिखवाया था। तो यही इसके बारे में देखिए, इसके बारे में सतकर्णी प्रथम प्रतापी शासक था, इसकी पत्नी के नाम, ये सब याद रखिए। तो चलिए इसके बारे में, इसके अगले हम शासक के बारे में, इसके इस वंश का अगला शासक हॉल था, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए और इधर मिटाकर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए इस वंश का जो इसके बाद अगला शासक है वो हॉल था, उसका नाम क्या था, हॉल, ध्यान रखिएगा, हॉल नाम था। अब ये था, ये भी योग्य शासक था, ये भी योग्य और प्रतापी शासक था। अब योग्य प्रतापी शासक, लेकिन ये देखिए शासक होने के साथ साथ ये कवि भी था, ध्यान रखिएगा, शासक होने के साथ साथ ये कवि भी था। तो बताइए ये कवि था, तो ये कवियों को आश्रय देगा कि नहीं देगा, ये कवियों को आश्रय देता था। अब कवियों का आश्रय देने का मतलब, ये इसके दरबार में सबसे ज्यादा कवि रहते थे, ध्यान रखिएगा, कवियों का आश्रय देता था, कवियों को आश्रय, ध्यान रखिएगा, कवियों को आश्रय देते हैं, क्योंकि कवि जो होगा वो ही दूसरे कवि का कला पहचान सकता है। और देखिए ऐसे नॉर्मल इंसान भी कला पहचान सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन पहचानेगा, जो कवि होगा वही ना पहचान सकता है सबसे ज्यादा। तो ये कवि था, और ये कवियों को क्या करता था, आश्रय देता था। इसकी प्रसिद्ध एक काव्य है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाता है काव्य, इसकी प्रसिद्ध एक काव्य है गाथा सप्तश्री, गाथा सप्तश्री, गाथा सप्तश्री। और ये किस भाषा में है, इसकी भाषा है भाषा प्राकृत, प्राकृत। और एक और बात समझिए, इस वंश की पूरी, इस वंश की भाषा ही प्राकृत है, ध्यान रखिएगा, इस समय ही इस वंश की थोड़ा भाषा लिख लेते हैं यहाँ पर। इस वंश की भाषा आपसे पूछा जाएगा तो प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, और लिपि ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी लिपि थी, ध्यान रखिएगा। इस वंश की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। और तो इसका काव्य था गाथा सप्तश्री, ध्यान रखिएगा, और भाषा क्या थी, प्राकृत। अब इसके बारे में और कुछ ज्यादा, इसके बारे में हम लोग को क्या करना, नहीं पढ़ना, युद्ध ज्यादा नहीं लड़ा था तो नहीं पढ़ना है। चलिए इसके बाद आता है शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्या नाम है उसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि यहाँ पर देखिए तो माता का नाम यहाँ पर सम्मिलित मिल रहा है ना, देखिए तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि पुत्र से पहले किसका, उसके माता का नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका माता का नाम, ये इसका माता का नाम, माता गौतमी, गौतमी बालश्री, बालश्री इसके माता का नाम था, ध्यान रखिए, गौतमी बालश्री इसकी माता का नाम था, इसके नाम से पहले इसकी माता का नाम जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, ये सबसे योग्य शासक था, इस वंश का सबसे महानतम, महानतम, ध्यान रखिएगा, महानतम शासक, इस वंश का सबसे महानतम शासक, महानतम यानी महान शासक, आप समझ लीजिए, महान शासक था। इस वंश का सबसे महानतम शासक किसी को माना जाता है, किसको,
गौतमीपुत्र सातकर्णी को। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी इतना महान था, ये बात सबसे ज्यादा कैसे पता चलती है? कई माध्यमों से पता चलती है, लेकिन इसके माता द्वारा, जैसे इसकी पत्नी द्वारा, यहाँ पर सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा नानाघाट अभिलेख लिखवाया गया था और इसमें वर्णन करवाया गया था कि हाँ ये कितना योग्य है। ठीक वैसे ही इसके माता द्वारा, इसके माता द्वारा गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसके माता द्वारा गौतमी बालश्री के द्वारा नासिक अभिलेख लिखवाया गया। नासिक अभिलेख, अभिलेख इसने पूरा मतलब विस्तार से, इसने पूरा विस्तार से वर्णन करवाया गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसका पूरा वर्णन करवाया। इसकी माता ने इसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन करवाया, कितना योग्य शासक है, क्या है, कैसे है, सब कुछ एकदम पूरा विस्तार से क्या किया, वर्णन करवाया इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में, बहुत ही योग्य शासक है। और एक बात, तो ये इतना योग्य है तो देखिए इसकी योग्यता कैसे, क्योंकि इसकी योग्यता कैसे साबित होगी, इतना योग्य कैसे है? देखिए आप कहेंगे किसी भी राजा की योग्यता कैसे पता चलती है कि इतना योग्य है? जब तक युद्ध नहीं लड़ेगा उसकी योग्यता पता कैसे चलेगी? या जब तक कोई डिफिकल्ट चीजों को हल नहीं करेगा। कोई भी आदमी या कोई भी बच्चा आप मानते हैं कि बहुत तेज है, तो तेज कैसे माना जाता है? कोई चीज, कोई डिफिकल्ट चीज हल करेगा तब ना माना जाएगा कि वो तेज है। तेज है कैसे, किस बात पर आप डिसाइड करेंगे? तो तेज के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कोई डिफिकल्ट चीज हल करना पड़ेगा, कोई नई बात बतानी पड़ेगी, कोई यूनिक बात बतानी पड़ेगी, यूनिक कोई कार्य करना पड़ेगा, तब ना माना जाएगा कि वो सबसे योग्य है। ठीक वैसे ही गौतमीपुत्र सातकर्णी ने युद्ध तो लड़ा ही था, तो इसने, इसका एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध था जो आपको बता रहे थे कि यहाँ पर एक मैप बनाकर भी आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर मैप बनाकर समझाते हैं। इसने युद्ध भी लड़ा था, ध्यान रखिएगा, क्या किया था? युद्ध लड़ा था, और युद्ध बहुत ही ताकतवर यहाँ पर राजाओं के साथ, यह देखिए मैं पूरा नहीं पढ़ पा, ये ताकतवर शासकों के साथ युद्ध लड़ा था, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बोल रहे थे कि इन लोगों का शासन इतना दूर में था, ये फैला हुआ था इन लोगों का शासन, किनका? ये सतवाहन वंश का। इधर से एक आया शक शासक, आपको पता है ये ये चारों तरफ ये शक शासक इधर फैले हुए थे, तो इधर से एक आया शक शासक, इधर शक शासक जिसका नाम था नहपान। क्या नाम था? नहपान। नहपान और इसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी में, गौतमी पुत्र सातकर्णी दोनों में एकदम जमकर युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? नहपान आ गया, इसको इसका अंदर एंट्री कर गया, एंट्री करके पूरा सेना के साथ एकदम, इसको लग रहा था कि हाँ ऐसे ही कोई शासक है सतवाहन वंश में, जाकर हम क्या कर देंगे, हरा देंगे। नहपान कहाँ चलाया? इसके अंदर चलाया। उसके बाद घेर कर किसको? नहपान को एकदम बढ़िया से हराया जाता है ना, एकदम पीछा जाता है बढ़िया से ना, नहपान को एकदम वैसे ही हराया गया, ध्यान रखिएगा। और हराने के बाद ये हार गया। इस बात को हम लोगों को कैसे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था? महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है जोगलथंबी। महाराष्ट्र में जगह है जिसका नाम है जोगलथंबी। कहाँ है? महाराष्ट्र। वहां पर 8,000 चांदी के सिक्के मिले हैं। कितना हजार? 8,000 चांदी के सिक्के। अब इन सिक्कों पर क्या है? इन सिक्कों पर एक तरफ है गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि एकदम बढ़िया से खड़ा है, डट कर एकदम, और दूसरी तरफ नहपान का चित्र बना हुआ जैसे झुका हुआ मुद्रा में खड़ा है। इससे, और ये झुका हुआ ऐसे मुद्रा में खड़ा है, तो इससे ये साबित होता है कि नहपान और इसके बीच तो ही युद्ध हुआ ही था, और भी कई जगहों से साबित होता है कि इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा इस सिक्का को प्रमाणिक माना जाता है कि नहपान इसमें क्या हुआ था, ऐसे हारा हुआ मुद्रा में खड़ा है, और ये एकदम जीता हुआ मुद्रा में खड़ा है, ऐसे एकदम जीता हुआ मुद्रा में खड़ा है एक तरफ, और ये नहपान दूसरे तरफ क्या है, हारा हुआ मुद्रा में खड़ा है। ये सिक्का कौन चलवाया होगा, हमको बताइए तो? गौतमीपुत्र सातकर्णी चलवाया होगा कि नहपान चलवाया होगा? गौतमीपुत्र सातकर्णी। जीता ये है तो चलवाएगा कौन? यही ना पूरा प्रचार करवाएगा हम किसको हराए हैं, नहपान को हराए हैं। ये भी ताकतवर शासक था, इधर सब शासकों में ये भी ताकतवर शासक था, ध्यान रखिएगा। तो नहपान जो सबसे ताकतवर नहीं, नहपान नहीं था, सब शासकों में सबसे ताकतवर जो था वो नहपान नहीं था, लेकिन ये भी ताकतवर था। तो इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया? सिक्का चलवाया, और सिक्का पर एक तरफ अपना चित्र एकदम अंकित करवाया एकदम बढ़िया से, और दूसरी तरफ नहपान को झुका हुआ ऐसा मुद्रा में क्या किया? चित्र अंकित करवाया। इससे पता चलता है
कि नहपान क्या हुआ, गौतमीपुत्र सतकर्णी से हारा हुआ है। ये 8,000 चांदी के सिक्के मिले हैं महाराष्ट्र के जोगल थम्बी से, ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में इसने इसको क्या किया था, हराया था। तो यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में आगे हम लोग और भी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें लगता है इतना बहुत आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।